चलो विल स्टार्ट विथ द लेक्चर नाउ. ऑलमोस्ट जितने आने चाहिए उतने तो नहीं है, लेकिन ठीक है. चलो 80% अटेंडेंस है, 20% फिर भी गायब है. इट इज ओके, इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके चलो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. हम लोगों को यहाँ से चालू करना है ना, माइक्रोबॉडीज, राइट? यस सर. अच्छा, मैं बीच बीच में चाय पीने वाला हूँ, चलेगा ना? चलेगा सर. यस सर. आज मेरा फास्ट है, क्योंकि आज मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, तो ऐसे ही थोड़ा सा चाय पी के अच्छा लगता है, फिर एनर्जी आती है, एनर्जी मिलती है. हाँ, हमें भी देना. घर पे पड़ा है अदुए, ले ले. हमें भी देना. अदुए इज आस्किंग कि हमें भी देना. ये अष्टमी का फास्ट है मेरा आज. ट्रू. सर आप बोले थे आप फास्ट. हाँ सोम, लेकिन ये साल से रखना चालू किया बेटा. मम्मी डैडी ने बोला मेरे कि आप रखो, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो चालू किया फिर मैंने फास्ट. ओम कुमावत. ओके चलो डन. दे दिया ओम को भी. नो नो नो, आई एम नॉट गुजराती बेटा. आई एम महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, नॉट गुजराती. चलो विल स्टार्ट नाउ. माइक्रोबॉडी से शुरुआत करते हैं. या माइक्रोबॉडीज अभी नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. मेन जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए. एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है. व्हाट इज दैट? कैन एनीवन टेल मी? न्यूक्लियस. वेरी गुड. न्यूक्लियस इज वन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एट द एंड एंड द टॉपिक विल बी डन. होपफुली ये लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा करके देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. वो चैप्टर छोटा सा है, फटाफट खत्म हो जाएगा वो. ओके, माइक्रोबॉडीज आर व्हाट? माइक्रोबॉडीज आर बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. मतलब ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यूजुअली स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, जितने भी माइक्रोबॉडीज है वो जनरली स्फेरिकल इन शेप ही होते हैं. साइज विल बी लाइक 0.5 to 1 माइक्रोमीटर्स और माइक्रॉन्स इन डायमीटर. सो दैट इज देयर साइज बिकॉज दे आर स्फेरिकल और सर्कुलर इन शेप. एंड वी विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज. कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो आता है दैट इज नोन एज पेरोक्सीजोम्स. अभी पेरोक्सीजोम्स, अभी इससे नाम में ही आता है कि इसका काम क्या है. वैसा दूसरा एक आता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लायोक्सीजोम्स. वेरी गुड निशिता. सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज. वन इज नोन एज द पेरोक्सीजोम एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज ग्लायोक्सीजोम. एज आई सेड, नाम में ही उनका काम आता है. ओके, सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन कि पेरोक्सीजोम्स क्या होते हैं और ग्लायोक्सीजोम्स क्या होते हैं. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन. राइट, प्लीज राइट डाउन दिस बेसिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड देन वी विल मूव अहेड. हो गया होगा तो मुझे बोल दो. ओके चलो आगे बढ़े. सर डायग्राम में अच्छा. माइक्रोबॉडीज किधर है? सॉरी, वो जो डायग्राम है ना उसमें माइक्रोबॉडीज किधर है? ये डायग्राम में माइक्रोबॉडीज ना, रुक एक मिनट. ये छोटे छोटे सर्कल्स जो दिख रहे हैं ना आजू बाजू में, कैन यू सी दिस? ये वाला एक सर्कल है, ये वाला एक सर्कल है, ये है, तो दीज आर ऑल माइक्रोबॉडीज. यस सर. अभी स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं ना कि कैसे दिखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहला द फर्स्ट वन हियर इज द पेरोक्सीजोम. ओके, नाउ एज आई सेड, नाम से ही पता चलता है. व्हेन वी से पेरोक्सीजोम, मतलब ये क्या, व्हाट डू दे हैव? दे हैव द peroxide, peroxide. But which peroxide? So they have hydrogen peroxide. What is the formula? H2O2. ठीक है, so they will contain the hydrogen peroxide. इसके लिए उसको नाम दिया है peroxisome. Right? They are closely associated with the rough endoplasmic reticulum, meaning they are present near RER and will have two different enzymes. That is their work. पेरोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें होता है. एंड देन दे हैव टू डिफरेंट एंजाइम्स. कौन कौन सा? तो फर्स्ट एंजाइम विच दे हैव इज नोन एज द ऑक्सीडेज. अभी ऑक्सीडेज है मतलब ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा. Okay, since the enzyme's name is oxidase, so naturally it will be responsible for the oxidation mechanism. Oxidation of what? So oxidation of amino acids and uric acid. So matlab in short, it is responsible for destruction of excess amino acids present in the cell.
So that is why oxidation of amino acids and uric acid. Then we have, then of course when the oxidase acts upon amino acids and uric acid, then it produces hydrogen peroxide. And because it produces hydrogen peroxide as a byproduct, therefore the name is given as peroxisome. Then we have the second enzyme. So naturally this is of course toxic in nature, ना, क्योंकि uric acid होता है, hydrogen peroxide होता है, so this is all toxic in nature, so has to be released out. तो ये सब किधर जाएगा? This will be released in the blood. From blood it will go to the kidneys, and from the kidneys it will be excreted out. So if you know, uric acid is an excretory waste which is released out from the body. Okay, and then we have the next one, catalase. Catalase मतलब क्या? Catalysis. Catalysis मतलब again breakdown process, right? So it breaks down hydrogen peroxide into water and oxygen. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे oxidase is responsible for, एक मिनट, oxidase is responsible for oxidation of amino acids and uric acid, as I said, which is toxic in nature, including hydrogen peroxide. क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है. So naturally hydrogen peroxide cannot be released in the same form. So again it further gets broken down. तो उसका फिर से breakdown होता है and it gets converted into water and oxygen. So that is done by catalase. So the toxic products here are made non-toxic. समझ में आ रहा है? Get in this? Yes, H2O2 is hydrogen peroxide. Correct ना? क्या हुआ? साहिल बराबर है? तो आपको काम समझ में आ रहा है? बेसिकली ऐसा हो सकता है कि सेल में यूरिक एसिड बने. अच्छा, some amount of uric acid is released out, excretion. Okay, amino acids in our body cannot be stored in the same form, so they require deamination. Deamination is breakdown of amino acids, so they require deamination. Now how this deamination, one of the process by which deamination takes place is with the help of peroxisomes, which contains the oxidase. So oxidase will break down, or amino acids will undergo the mechanism of oxidation with the help of oxidase enzyme. तो इनसे क्या बनता है? इनसे बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. Being toxic in nature, it further breaks down into water and oxygen, which is done by the enzyme catalase. प्रोसेस समझ में आ रहा है? हेलो, प्रोसेस समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, श्रेयस क्या हुआ बेटा, आपने हाथ ऊपर किया है? श्रेयस शेट्टी. सर हाँ, आपने जो ऊपर लिखा ना, हाँ. वो समझे नहीं मेरे को. ये वाला ऊपर का? हाँ सर. देखो क्या होता है ना, यूरिक एसिड बनता है हमारे बॉडी में. यूरिक एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन से रेस्पिरेशन से भी होता है, मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन से भी होता है, या फिर प्रोटीन रहते हैं, तो प्रोटीन्स, एक्सेस प्रोटीन्स यानी एक्सेस एमिनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके भी यूरिक एसिड बनता है. सो बेसिकली वी कॉल एमिनो एसिड का क्या होता है ना, एमिनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. एक्सेस प्रोटीन्स रहेंगे तो दे विल नेवर बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हैज टू बी डिस्ट्रॉयड. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? एमिनो एसिड. तो वो मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डीअमाइनेशन. डीअमाइनेशन का मतलब आता है ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस एमिनो एसिड्स. आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग द वर्ड एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा रहेगा तो ही एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, वरना होता नहीं. यस, मैंने डाइजेशन में भी आपको पढ़ाया था. तो यहाँ पे एमिनो एसिड का डिस्ट्रक्शन होगा तो यूरिक एसिड बनेगा और यूरिया बनेगा. बट अगर ये दोनों भी बॉडी के अंदर, मतलब सेल में अगर स्टोर होते गए, तो दे आर गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी ना. वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच amino acids and uric acid will be broken down is by oxidation mechanism done by the oxidase enzyme present in the peroxisomes. समझ में आया श्रेयस? यस सर, समझा. समझ सो हो. ओके, अब ये लिख लो. Yes, Gaurav, liver cells will naturally have abundant amount of peroxisomes. In fact, the entire पूरे बॉडी में ही होता है. मसल सेल्स में भी रहेगा, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन रहता है. Then almost all the cells will have peroxisomes. Then
नो फ्लो बराबर लिखो, हाँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एंजाइम ऑक्सीडेज है, पहला एंजाइम ऑक्सीडेज है जो ऑक्सीडेशन एमिनो एसिड्स और यूरिक एसिड का करता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनता है, क्योंकि वो टॉक्सिक है, तो दैट फर्दर ब्रेक्स डाउन, तो वो और ब्रेक डाउन होके बना देगा वाटर एंड ऑक्सीजन। सर कैन मेटाबॉल क्या क्या पूछ रहे हो तुम लोग? सर कैन वी से दैट इट हेल्प्स इन, हाँ, इन अ वे इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, बट मेजर पोर्शन नहीं है मेटाबॉलिज्म का ये। ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड इन यूरिक एसिड विल फॉर्म H2. करेक्ट करेक्ट गौरव। हो धनश्री, यूट्यूब पे है लेक्चर मेरे सारे। यस दीपिका, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स आल्सो। यस बोलो। सर, पेरोक्सिसोम्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ से आते हैं? इधर से आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड यूरिक एसिड। इसके लिए इधर दिया है ना, इट कंटेन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि वो बन रहा है ऑक्सीडेशन से। नीचे देखो ना, लिखा है ना। हाँ हाँ, यस सर। बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बीइंग टॉक्सिक फर्दर गेट्स रिड्यूस्ड, तो उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, दैट इज डन बाय कैटालिसिस। फिनिश्ड? यस सर। डन सर। डांसर, ओके चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के बाद नेक्स्ट कम्स इज द ग्लायोक्सिसोम। नाम से ही पता चलता है, व्हेन आई से ग्लायोक्सिसोम मतलब अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स विल टेक प्लेस हियर। नाउ द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हियर इज ऑक्सीडेज। सेम जैसे वहां पे ऑक्सीडेज था वैसे यहाँ पे ही ऑक्सीडेज रहेगा, बट दिस ऑक्सीडेज प्रेजेंट इन द ग्लायोक्सिसोम विल हेल्प टू ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स। चलिए देख लेते हैं। अभी फैटी एसिड्स का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? इट इज गोइंग टू फॉर्म द ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनाएगा, इसके लिए नाम दिया है ग्लायोक्सिसोम। सो वी कॉल दिस एज, द मैकेनिज्म इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, which is synthesis of glucose from non-carbohydrate sources. ओके तो फैटी एसिड्स अगर एक्सेस हो जाते हैं तो फैटी एसिड से भी ग्लूकोज बनना चालू हो जाता है। अभी ये ग्लूकोज अगर ज्यादा हो गया तो इट विल बी स्टोर्ड। ओके, आरईआर बेटा स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोफिया भूल गई। सिंपल है, ग्लाइकोसोम का ज्यादा डिटेल्स नहीं है हम लोगों को। अगेन स्फेरिकल सर्कुलर बॉडीज will have the enzyme oxidase which is responsible for breakdown of fatty acids. So it is responsible for the breakdown of fatty acids. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग पता है ना, अभी मैंने बताया, इट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, CES। ठीक है, संजीवनी करेक्ट। चलो आगे बढ़े। यस C4, okay, chalo then we have the next important structure known as the spherosomes. Now what are these spherosomes? They are membrane, again they are the membrane bound organelles. How is gluconeogenesis formed? क्या नाम इसका, कार्तिकेश। अभी यहाँ पे ना, ये मैंने एक्चुअली डाइजेशन में भी आप लोगों को बताया था, प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनते ही रहता है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज कौन बनाएगा? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार्च, इससे बनता है ग्लूकोज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइको GENESIS, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस, व्हाटएवर, राइट।
अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्च हमारे बॉडी में नहीं रहेगा, तो हमारे बॉडी में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फैटी एसिड्स होते हैं या फिर एमिनो एसिड्स होते हैं. सो व्हाट बॉडी डज इज दैट बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज फ्रॉम फैटी एसिड्स. तो फैटी एसिड्स से भी ग्लूकोज बनता है. तो ये जब फैटी एसिड से बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. कार्तिकेय समझ में आ रहा है? बाकी ये तो केमिकल रिएक्शन ही है ना, तो लॉट ऑफ केमिकल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सेम. तो वो हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन नाम का एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है ना, तो उस टाइम पे ये सारी डिटेल्स आएंगी. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ऐसे दो चैप्टर्स है, तो उसमें आता है ये. ओके, चलो. स्फीरोसोम्स. नाउ व्हाट आर स्फीरोसोम्स? अगेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, single membrane bound organelles present in the cytoplasm of the eukaryotic cells, present mostly in plant cells. एनिमल सेल्स में होता है लेकिन कम होता है, but it is mostly present in the plant cells and it is basically responsible for the synthesis, storage and synthesis of fats. तो या तो वो फैट को स्टोर करेगा या फिर फैट को सिंथेसाइज करेगा. सो दैट इज द वर्क डन बाय दी स्फीरोसोम्स. तो अगेन सर्कुलर बॉडीज ही है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और जनरली एज आई सेड प्लांट में आपको ज्यादा मिलेगा और एनिमल सेल्स में कंपैरेटिवली कम रहेगा. राइट? ठीक है. तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है स्फीरोसोम्स. ये कुछ हार्ड फैक्ट्स है, इसको सिर्फ लिख के रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी का हम लोग पढ़ेंगे. कॉन्सेप्चुअल कम है, हार्ड फैक्ट्स ज्यादा है. लिख लो. Sir, this is also a type of microbody. Yes, this is also type of microbody. क्यों? Sir, you are not audible. Sir, your video is paused. Sir, you will have to unmute. हाँ, श्रावणी सुनाई दे रहा है? हाँ. सो आई वॉज सेइंग, हाँ अभी आगे आगे चलो. श्रावणी, आई वॉज सेइंग कि फैट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, और स्टोर करने के लिए फैट टिश्यू है. तो प्लांट में ऐसा होता नहीं, इसके लिए प्लांट में स्फीरोसोम्स लिखते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे ऑफिस का ना वाईफाई बंद पड़ गया था. लेट मी जस्ट चेक, अगर वो चालू हो गया तो शिफ्ट टू वाईफाई. जस्ट गिव मी अ मिनट.
नहीं चालू हुआ, चलो एनीवे आगे बढ़े। यस आपने वो जो लास्ट में बताया ना, वो प्लांट्स में क्यों ज्यादा रहते हैं, वो एक बार हाँ। बताओ ना, आवाज आपका ब्रेक हो। अच्छा मैं ये बोल रहा था, अरे क्या हो रहा है ना, मैंने ये मोबाइल नेट पे लगाया ना, तो कॉल आया तो फिर वो नेट बंद हो जाता है। एनीवे अच्छा मैं ये बोल रहा था कि प्लांट्स में ना, what I was telling you was कि plants में it is basically responsible for storage and synthesis of fat। अभी हमारे बॉडी में मतलब एनिमल्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो एनिमल्स में synthesis of fats will be done by the digestive system, बराबर। ब्रेक डाउन ऑफ फैट विल प्रोड्यूस फैटी एसिड्स, तो वैसा फैट बनेगा। और स्टोरेज जो होता है एनिमल्स में फैट का, इट टेक्स प्लेस इन द फैट टिश्यू। तो ऐसा कोई टिश्यू या फिर ऐसा कोई ऑर्गन ये होता है क्या इसमें प्लांट्स में? नहीं। दैट इज व्हाई स्फेरोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई स्फेरोसोम्स आर मोर इन द प्लांट्स एज कंपेयर टू द एनिमल्स। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हमारा स्फेरोसोम्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडीज हम लोगों ने समझ लिए। नाउ द नेक्स्ट व्हिच वी हैव हियर इज दी सेंट्रियोल। ये थोड़ा ध्यान दो इधर, सेंट्रियोल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न इट प्रॉपरली कि सेंट्रियोल क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बट फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में मिलता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है साइकिल सेल डिवीजन, उसमें इसका बहुत ज्यादा रेफरेंस है। So again, it's a non-membrane bound cylindrical rod-shaped microtubular structure found only in animal cells. It is not seen in the plant cells, it's only in the animal cells. And as you can see, the structure actually looks something like this. And ऐसे tubules है, बहुत सारे ऐसे microtubules है, and they all aggregated together in the form of a structure. Okay. वीडियो लैग हो रहा है सर, कैन ऑफ। एक मिनट, मेरा वीडियो लैग हो रहा है और यहाँ पे शायद भी आया है। चलो मैं वीडियो बंद कर देर के लिए। ओके, फाउंड इन द एनिमल सेल। ठीक है, इट इज एक्सक्लूसिवली इन द एनिमल सेल्स। वेयर एक्चुअली द पोजीशन इज, एज इसका मेन काम कहाँ होता है? इट इज मेन वर्क इज इन द सेल डिवीजन। सो नेचुरली वॉइस इज आल्सो लैगिंग। वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, They're lagging in between. इन बिटवीन ना ये हो ही रहा है, पता नहीं यार, वापस नेट बंद पड़ गया। क्या अजब है यार, ऐसे कैसे होता है? नेट चालू होता है, बंद होता है। एनीवे, अभी आ रही है आवाज मेरी? Yes, sir. ओके चलो। ना वेयर एग्जैक्ट इज प्रेजेंट, सेड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए काम में आता है क्रैकिंग। फिर से अभी आदित्य कैसे जाए सर? क्रैकिंग, सर इज क्रैकिंग। मैं क्रैक कर रहा हूं। मेरा वाईफाई पता नहीं है, अभी बीच में आ रहा है, बंद पड़ रहा है, फिर से बंद हो रहा है। नाउ आई कैन सी इट इज कनेक्टेड। कैन यू हियर मी? हाँ, Yes, sir. ओके चलो पोजीशन देख लेते हैं अभी। वेयर एग्जैक्टली दे आर प्रेजेंट? सो दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सो डेंस एरिया प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस कॉल्ड एज द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल present in a dense area which is present near the nucleus called as the centrosome. Excuse. ठीक है, so it is present near the nucleus। से नजदीक क्यों होता है? Because as it takes part in the cell division। और सेल डिवीजन का जो मेजर स्टेप होता है दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन में अगर क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होते हैं तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दैट इज व्हाट इज एसेंशियल। सो एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, you can observe that is present near the nucleus. Can you see a colored structure in the diagram? This one. Okay, so this is the position of the centriole. So centriole are
non-membrane bound cylindrical rod-shaped microtubular structures which are found in the centrosome, which is a dense area near the nucleus. आपको ये centrosome में मिलेगा. So we have two centrioles which are located in one body, as you can see here in the diagram. Centriole is not also called as centrosome. Centrosome is structure जिसके अंदर आपको सेल मिलेगा. ओके, सो एक दूसरे सेम वर्ड नहीं, वो सेम स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते उसको. सो पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम इज द सेंट्रियोल, ऐसा आप बोल सकते हो उसको. सो दीज आर ऑल डार्क बॉडीज व्हिच आर प्रेजेंट हियर. So long axis of one centriole is perpendicular to the long axis of another. So they are in the form of a T-shaped structure. Like so this is if the long axis of this centriole, and then the other centriole will be arranged perpendicular. So almost like a T structure. तो ये ऐसा होगा या फिर ये इस तरीके से like this. And where it is present? It is present in this dark area known as the centrosome. तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखेगा. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो उसमें से सेंट्रोसोम इज अ नेम गिवन टू दैट डार्क सर्कल. लेकिन डार्क सर्कल को अंदर जाके ऑब्जर्व करते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स द सेंट्रियोल्स. So what is important for us to understand is the actual structure of centrioles. Centrioles होते हैं तो microtubular structures है. Okay, so let us understand कि ये microtubular structures होते हैं. So ultrastructure and morphology of the centriole. Okay, so the diameter of microtubule is 1500 to 2500 angstrom, and the length of the microtubule is approximately 1600 to 8000 angstrom. That's the length. या हाइट बोल सकते हो. ओके, सो डायमीटर इज 1500 to 2500, लेंथ इज 1600 to 8000 angstrom. So that is the size of one microtubule. Okay, and there are many tiny tubules which are present here, but arrangement is specific. बहुत सारे ऐसे होते हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है. एक मिनट ओमकार रुको, मैं सारे स्लाइड्स दिखाऊंगा. ओमकार वेट, पहले ये समझ लो. हाउ इज द अरेंजमेंट? The arrangement of the microtubules is something like this. So take an example. We are looking from above. It's a bird's eye view, as I can say. It is as the bird's eye view. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी आंखें अभी यहाँ पे ऐसी है, ऐसा समझ लो कि हम लोग ऐसे देख रहे हैं. ठीक है? So when we see this particular structure like this from the above, it will look like. So it appears like this. Now how these tubules are arranged? So exactly in the center we're going to have the central axis, और वो central axis के बाजू में in the radius we are going to have these spokes. Okay, इस तरीके से होता है. Now अब ये spokes में भी क्या होता है? These spokes are made of microtubules which are arranged in the form of 3 microtubules. मतलब एक microtubule से बनेगा 3. ऐसे ये सारे स्पोक्स रहेंगे. अभी क्वेश्चन आता है कि सर स्पोक्स कितने रहते हैं? कितने भी रहेंगे क्या? नो, ओके, इन अ क्लस्टर ऑफ 9. एम आई ऑडिबल? हेलो Sir, now you are. हाँ, मुझे लगा था, मुझे मैसेज आया कि योर इंटरनेट इज अनस्टेबल. आ रही है आवाज मेरी? yes, sir. Yes, sir. अभी आ रही? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बताऊं? फिर से बताऊं? हाँ, चलो फिर से को ध्यान दो डायग्राम की तरफ. मैंने क्या कहा कि अभी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इट कंटेन्स मेनी टाइनी ट्यूब्यूल्स. ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल, राइट? मैं ऊपर से इसको देख रहा हूं. अगर मैं ऊपर से ये सर्कल को देखता हूं, ये ट्यूब को देखता हूं, तो वो आपको माइक्रोट्यूब दिखेगा. यहां तक ठीक? ओके, अच्छा, ये माइक्रोट्यूब्यूल के एग्जैक्टली सेंटर में वी आर गोइंग टू हैव अ सेंट्रल एक्सिस. इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, जो माइक्रोट्यूब्यूल का ही बनता है, अलग कुछ नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल का ही बनता है. और उसके आजू बाजू में रियल फॉर्म में वी आर गोइंग टू हैव द स्पोक्स. मतलब the microtubules are arranged in the form of spokes around the central tubule.
और सेंट्रल एक्सिस। ओके, अभी के फॉर्म में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? तो एक स्पोक में रहते हैं 3, and how many such spokes are present? So total spokes which are present are 9. तो ये इस तरीके से in the cluster of, so 9 clusters of 3 microtubules. So the structure is like this. यहाँ तक ठीक? Yes, sir. Good. तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर रहेगा and they are all arranged in circular pattern. ये पूरा ऐसा circular pattern में arrange रहेगा and all are connected like this. ठीक है, सो दिस कनेक्शंस आर कॉल्ड एज व्हाट? दिस कनेक्शन कॉल्ड एज द लिंकर। कैसा है लिंकर का कनेक्शन? द थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन स्पोक इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ अनदर स्पोक लाइक दिस, एंड दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या बनता है? हाँ, एक्चुअली ये ऑरेंज और येलो श्रावणी दोनों मिलकर ही ये सेंट्रियोलर हुआ है। कलर हम लोगों ने जानबूझ के दिया है टू अंडरस्टैंड, ऐसा स्पेस नहीं रहेगा बीच में, आ रहा है। सो दे आर अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर, सो यू विल नॉट फाइंड एनी सच स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द ट्यूब्यूल्स। ओके, यस, 9 spokes, each spoke has microtubule, that means total microtubules are 27 बराबर। No, the number will never be variable, it's going to be fixed. ये पैटर्न है सेंट्रियोल का, वो तेरा बॉडी मेरा हो किसी और का हो, पैटर्न will remain the same, it won't change. Is it clear? Clear everyone? अच्छा, बीच में जितना भी आप देखोगे ना, यहाँ पे now as you can see here, this is structure very important. These are known as the pericellular tubules. Okay, उसके बाजू में we are going to have pericentriolar tubules, and if at all if the space present, that will be filled with the matrix. Matrix again proteinaceous ही होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, so you say that the matrix in this particular structure is compromised, क्योंकि it is full of all these spokes. और उसके आजू बाजू में रहेगा pericentriolar satellites which in the form of tubules only. तो उसके आजू बाजू में यहाँ पे इस तरीके से पेरीसेंट्रियोलर साइट्स विल बी प्रेजेंट। और ये सैटेलाइट का काम क्या होता है? सो दे आर एसेंशियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। पढ़ेंगे हम लोग, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे आज को, तो उस टाइम पे ये आएगा। यस, ठीक है। सो ये व्हील की तरह स्ट्रक्चर, सो दीज टाइनी ट्यूब्यूल्स कंटेन्स, यस, और जो येलो कलर का जो है ना, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है। पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट इज अनदर टाइप ऑफ अ ट्यूब्यूल, लेकिन उसका एकदम छोटा होता है। दोनों के अगर बीच में गैप रहेगा तो दैट विल ऑलवेज बी फिल्ड विद द मैट्रिक्स, बट आई सेड इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज़ एंटायर स्ट्रक्चर इज फुल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सब मिलकर ये एक है। सपोज ये माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से अरेंज लाइक दिस, अनदर माइक्रोट्यूब्यूल विल बी अरेंज लाइक दिस, एंड टुगेदर ये दोनों मिलकर हम लोग इसको बोलेंगे, दोनों मिलकर हम लोग इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम। Get in this? Matrix basically proteinaceous in nature, which provides structural stability. Okay, Karthik? सर सेंट्रियोलर सैटेलाइट का मीनिंग नहीं समझा। Yes. Are you all getting this? हाँ, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट दीपिका इज फुल फॉर द सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे ना इधर से प्रोड्यूस होता है स्पिंडल फाइबर्स। तो हम लोग वो सेल डिवीजन शाम को चालू होने वाला है, उस लेक्चर में आएगा उसका रेफरेंस। सो इट इज हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स व्हिच हेल्प्स इन कनेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, एक मिनट, आई एम चेंजिंग माय नेटवर्क, लेट्स सी कुछ होता है क्या। ये पता चाहिए कि आप लोगों को। हेलो, हाँ, एक मिनट, ये डायग्राम्स निकालने हैं आप लोगों को। अच्छा, ये पहला स्लाइड है, ये पहले लिखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या तो ये चैप्टर पे या फिर सेल डिवीजन।
फिनिश्ड? Yes, चलो, sir. हाँ, अभी ये डायग्राम्स और ये सब निकालना है आप लोगों को. राइट डाउन इंफॉर्मेशन एंड देन डायग्राम. जो व्हाइट कलर के डॉट्स है दैट इज मैट्रिक्स. जो पिंक कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं दैट इज पेरिट्रियोलर सैटेलाइट. येलो कलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ब्लैक कलर का जो है इसको हम लोग लिंकर बोलते हैं. सर स्पोक्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. श्रावणी, स्पोक्स इसके लिए दिया गया है क्योंकि इट इज अरेंज रेडियली ना, लाइक अ व्हील. स्कूटर का साइकिल का व्हील रहता है वैसे दिखता है. इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से, पूरा डायग्राम करना है. फिनिश्ड? हो गया क्या? हेलो. Yes, sir. गुड. श्रावणी ने अभी डांसर ही लिखना चालू कर दिया. डांसर लिखती हो, डांसर. अच्छा, एक मिनट, जस्ट चेंज माय नेटवर्क. देखते हैं कि कुछ होता है क्या. Can you see the screen now? So your voice is lagging. अगर ये आवाज आ रही है आवाज? ओके, अभी आ रही है. कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Yes, sir.
जाने दो, नेट का कुछ झोली हो गया आज, पता नहीं क्या हो गया। एनीवे चलो शाली नाउ आगे बढ़े। ये Sir, you are again lagging. रुको वीडियो बंद कर देता हूँ, अभी नहीं होगा लैग। Okay, so diagram, I hope everyone has drawn this diagram. Now, centrioles ka, this is how the microtubular structure will look like. Can you see the linkers also, how they are connected, right? और वो central axis से connected होता है. So actually it looks something like this. तो ऐसे दिखेगा आपको. Okay, so this is how the structure will be seen under the ultra microscopy. ठीक है, so this is like electron micrograph. तो उसमें आपको centriole का structure will look something like this. So you can see that the tubules are arranged in the form of a spoke, and that is how the arrangement will be seen, and linkers will connect one spoke with the other. What is the function of the centriole? So centriole is basically responsible for the formation and regeneration of the basal bodies, cilia, flagella, and spindle poles. Now what are spindle poles? The spindle poles are the one which is responsible for the cell division. Okay, so the spindle formation which takes place during the cell division in the animal cells. देखो यहाँ पे specifically animal cells लिखा है because we have seen that the centrioles are present only in animal cells and not in the plant cells. Okay, so that is why it is a structure found only in the animal cells. So this is the function of other than the spindle poles. It is also responsible for formation and regeneration of the basal bodies, cilia and flagella. Basal bodies are the one through which the cilia and flagella, cilia mainly will develop. वो आगे आएगा structure में तो हम लोग पढ़ते हैं. Yes, correct, Bhakti. Spindles which are helpful for spindle fibers which are helpful for pulling the chromosomes. So spindle पोल से ही स्पिंडल फाइबर बनता है क्या? ये स्पिंडल पोल से ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा एक टिपिकल सेंट्रियोल है लाइक दिस, ओके, तो इसी सेंट्रियोल से ना ऐसे फाइबर्स निकलना चालू हो जाएंगे. तो शुरू में ना द स्ट्रक्चर लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे एक सन की तरह दिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर. एंड देन दिस एस्टर स्टार्ट्स डेवलपिंग द स्पिंडल फाइबर्स लाइक दिस. तो ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो जाएंगे. ओके, यस सर. समझ में आ रहा है? हाँ, फाइन, चलो लिख लो इसको. Okay, so this is the function of the centriole. So as you can see here, ये cell division में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ये होता है, diagram में भी है. Okay, जो star shape दिख रहा है, that is known as the ester. Then the spindle fibers arrange the chromosomes and separate during the cell division. So as you can see here, spindle fibers are getting arranged and then they are separating the chromosomes from each other. So this is how the structure will be seen, and two different types of cells are formed, right? So यहाँ पे देखो, अभी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बन गया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लॉस्ट, सेंट्रियोल हैज डिवाइडेड, स्टार्टेड मूविंग अपार्ट, स्पिंडल फाइबर्स ने सेंट्रियोल क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया, फिर एक सेट से एक न्यूक्लियस, दूसरे सेट से दूसरा न्यूक्लियस, उसके बाद पूरा सेल का डिवीजन. सो हम क्या हुआ? तो वो हाफ क्रोमोसोम क्या दिख रहा है? वो हाफ क्रोमोसोम मतलब वो क्रोमोसोमल डिवीजन है बेटा, माइटोसिस मियोसिस. वो अभी बना है वो बोल ये रहा वाला ना, हूँ. वो भी टाइप का क्रोमोसोम है. हाँ. क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो 4 होते हैं, तो उसमें से उन्होंने 2 ही दिखाए इधर. ठीक है. यस सर. यस लोहिता, व्हाट हैपेंड? Sir, cell division means mitosis and meiosis, na? यस, Okay, sir. सेल डिवीजन में हम लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़ने वाले हैं. ऋतुजा, लोहिता, यू वांट टू से समथिंग?
लोहिता ने पता नहीं हाथ ऊपर क्यों किया, सो गई शायद वो, हाथ ऊपर करके सो गई। चलो एनीवे, आई होप दिस इज बीइंग रिटर्न। सर उस के बाहर वो छोटे, सर उसके बाहर वो छोटे छोटे क्या है ब्लू कलर में, किधर? ये सेंट्रियोल्स ही है ना बेटा, ये ना सेंट्रियोल्स है वो, वही तो हम लोग पढ़ रहे थे। सर मैं एक सेल में कितने सेंट्रियोल्स रहते हैं? दो, दो या तीन? एक ही होता है, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे वो सेंट्रियोल डिवाइड होके दो बन जाता है। हाँ। मैं एक ये वाला स्लाइड, चलो ये तो हो गया हमारा सेंट्रियोल। ओके, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच वी नीड टू स्टडी इज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज दैट? the one which is responsible for maintaining the structural stability of the cell, size and shape of the cell. What is that structure called as? सेल वॉल, No, साइटोप्लाज्म, no, Cell membrane. no. जो सेल को सपोर्ट करता है। Plasma membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, RER. नो, हाँ दिया, करेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किसी ने बताया आरईआर, बोल रहा था कोई तो भी। सर मैंने भी बताया। मैंने यानी किसने? सर मैं कौन? सोहम। सोहम, मैं सोहम, ओके, मैं सोहम ने जो बताया वो, और दिया ने जो बताया, दैट इज करेक्ट। आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट आरईआर but endoplasmic reticulum, if you remember, starts from the nucleus, ends with the plasma membrane, so it helps in providing structural stability, maintains the shape of the cell. ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, भूल गए। Other than endoplasmic reticulum, eukaryotic cells will also have further important structures which maintains the size and shape of the cell, जो सेल का साइज और शेप को मेंटेन करेगा। सो वी कॉल दैट एज साइटोस्केलेटन। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस साइटोस्केलेटन इज एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो जैसे ये ब्रिज है, तो उसमें ना वी यू कैन सी दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर रीजन, सो दैट इज नोन एज द, इन द सेल इट इज कॉल्ड एज द, अच्छा, सोफिया ने लेक्चर नहीं अटेंड किया था, इट्स ओके सोफिया। सो दिस इज नोन एज द माइक्रोट्यूब्यूल एंड these आर कॉल्ड एज द माइक्रोफिलामेंट्स। अगर हम लोग सेल में इमेजिन करेंगे, so there are some structures called as the microtubules, there are some structures known as the microfilament. So microtubules will be responsible for the compressional support, मतलब प्रेशर आता है बाहर से तो उसको वो प्रिवेंट करेंगे। एंड माइक्रोफिलामेंट, फॉर एग्जांपल वेट ऑफ द ब्रिज जो मेंटेन किया जाता है। एंड माइक्रोफिलामेंट का क्या होता है? दे आर नोन टू सपोर्ट, गिव टेंशनल सपोर्ट। टेंशनल सपोर्ट मतलब सेल अंदर से पिचक ना जाए, या फिर साइज और शेप उसका बदल ना जाए, या फिर फ्लैसिड ना हो जाए, तो उसके लिए उसको बोलते हैं टेंशनल सपोर्ट, विच मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज वेल। तो ये कौन से साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर्स आ गए? तो सबसे पहला आता है दैट इज नोन एज द माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, एंड माइक्रोट्यूब्यूल के साथ आता है, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ आएगा माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, ये मत लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बट द साइटोस्केलेटन एज आई सेड will is present in the cytoplasm itself. ये साइटोप्लाज्म में ही, can you see a thread like structures being present within the cytoplasm? So these are all the together called as the cytoskeleton. Okay, and it forms the framework of the cell. जस्ट लाइक जैसे हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, वैसा सेल के अंदर का ये फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन कर रहा है? सो दैट इज डन बाय द साइटोस्केलेटन। उसमें मेजर स्ट्रक्चर्स कौन से देखो, उसमें आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर्स अदर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? Yes, sir. साइटोस्केलेटन का बेसिक समझ में आ रहा है ना? हम लोगों को आगे और पढ़ना है साइटोस्केलेटन, ये पॉइंट्स लिख लो। डन?
Yes, sir. Shall we? Yes, sir. Done. Yes, sir. Sure. Now these structures are found only in the eukaryotic cells. Okay. Now cytoskeleton के structures पढ़ते यार ये नेटवर्क का क्या नाटक चल रहा है ना मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है. So bad. आया. Chalo, anyway. So now this structure is basically made up of 3 different parts. किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया. Who's that person? Sophia. Okay. So the first one is known as the microtubule. अरे नहीं ना एयरटेल नहीं है ना ये इधर ऑफिस में अलग है. ऑफिस के इधर एयरटेल का है नहीं हमारे पास. मेरे घर पे एयरटेल. Anyway. Second one is known as the microfilament, which is another part, and the next one, the third one, is known as intermediate filaments. Okay, तो 3 अलग-अलग type के filaments या फिर tubules होते हैं. So one is known as the microtubule, the other one is known as the microfilament, and the other one is known as intermediate filament. So these are the 3 parts. Together, it forms the cytoskeleton. ये सब मिलकर बनता है cytoskeleton. So देखते हैं एक-एक करके. सबसे पहला आता है the first one is known as the microtubule. Now what microtubules are? Okay, as you can see here, they are arranged. छोटे-छोटे ball-like structures होते हैं, right? So they are arranged in this particular form. Now ये होता क्या है? Let us understand that. They are basically hollow structures. Microtubules are basically hollow from inside with a diameter, or you can say thickness or diameter of 20 to 25 nanometers. Diameter भी नहीं, पूरा उसका thickness आएगा of 20 to 25 nanometers, and then made up of the protein known as tubulin. टिब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं. तो 2 सब यूनिट सारे टिब्यूलिन के. वन इज नोन एज द अल्फा एंड द अदर वन इज नोन एज द बीटा. सो अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट मिलकर बनता है
पूरा microtubule, and these microtubules are responsible for the formation of the cilia and flagella, which is useful for locomotion and of course also helps in formation of the spindle fibers during mitosis या फिर सेल डिवीजन मियोसिस के टाइम पे भी. ठीक है. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. अभी लाइट ही गया मेरे इधर का. समझ में आ रहा है सबको ये बेसिक माइक्रोट्यूब्यूल्स का? हेलो, यस सर. आप लोग हो ना इधर? हाँ. यस सर. स्टेट डायग्राम निकलनी है क्या? लास्ट स्लाइड किसको चाहिए था? वैष्णवी को चाहिए था. एक मिनट वैष्णवी. कुछ नहीं, सिर्फ नाम है बेटा इसमें. दिस इज द लास्ट स्लाइड. सर ये जो डायग्राम में दिखाया है वो कौन से है? ये है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये वाले. बराबर. हाँ. हाँ. उसके बाद एक माइक्रोफिलामेंट्स है, तो ये वाले एक्टिन फिलामेंट और ये सब दिया हुआ है. और ये जो बाकी के थ्रेड्स दिख रहे हैं, दे आर नोन एज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये जो क्या कौन सा कलर है ये? ब्राउन कलर. Sir, next slide, please.
Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं sir. exit हो गया था मैं मीटिंग से। पागलपन है यार ये मेट्रो का। क्या? एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, हेलो। Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. लेट्स टेक अ ब्रेक Yes, ऑफ sir. 5 मिनट्स। थोड़ा मैं नेटवर्क का इशू सॉल्व कर लेता हूँ मेरे इधर का, एंड देन विल स्टार्ट द लेक्चर अगेन। ओके, इट्स 11 कितना हो गया है अभी? 11, 9, 20. 11:20. is the time now, so we will meet at 11:25. Okay, take a break. Okay, sir. ओके चलो ध्यान दो सब लोग इधर अभी। एवरीवन लेट इट बी, मोबाइल पे चालू रखता हूँ। लेट्स सी। अच्छा, तो उसमें से सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दे आर बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर, मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। They are hollow structures. The thickness is 20 to 25 nanometers. Then made up of a protein known as tubulin. There are two different subunits of these proteins. One is known as the alpha and the other one is known as the beta. Okay, and what is the role of microtubules? So they are basically responsible for the formation of cilia and flagella, useful for locomotion, and then forms the spindle fibers during cell division, that is mitosis and meiosis both. तो उस टाइम पे ये spindle fibers form करने में काम में आएगा. So that is the typical structure and a function of the microtubule. Okay, अच्छा, microtubule के बाद then we have the next structure known as the microfilament. क्योंकि ये पूरा साइटोस्केलेटन है, मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहा है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट एंड हाउ इट लुक्स लाइक? सो इट इज बेसिकली अ सॉलिड, very thin and delicate structure which is made up of a protein known as actin. आप लोगों ने देखा होगा मसल फाइबर्स में मैंने आप लोगों को दो प्रोटीन्स बताए थे, वन इज द एक्टिन एंड द अदर वन इज मायोसिन, राइट? तो ऐसे दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है ये. सो एक्टिन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन हियर इज द एक्टिन. सो हियर दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो मेड अप ऑफ द एक्टिन. Okay, so these are all small actin subunits. Together it forms the entire filament. So it is most abundant cellular protein found within the cell, and actin is known as the contractile protein. मतलब ये क्या करता है, सेल को जब जरूरत होगी तब कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है. So cellular movements, like what is the cellular movement seen? मैंने बताया था आप लोगों को ये important cellular movement found in the cell. Cytoplasmic. Very good, cytoplasmic movement. So contraction, gliding movement, and plus most important is the cytokinesis. Okay, cyclosis, cytokinesis, ये जो movement आते हैं ना, तो उसमें ये काम में आता है. So it is basically responsible for the same. So that is the work done by the microfilament. So cell contraction, cell gliding में ये काम में आएगा, and of course cytokinesis. Okay, cytoplasmic movement में which of course helps in synthesis of cytoplasm as well. तो वहां पे microfilament will be useful. ठीक है, यहाँ तक ठीक? Yes, sir. Good. चलो ये फटाफट लिख लो microfilament, then we will move ahead with the next part. I don't think अभी ये आज खत्म होगा लेक्चर 1 घंटे में, शाम को लेना ही पड़ेगा मुझे. क्या हुआ लोग? लास्ट स्लाइड ये वाला, मिस्टर आलोक नरबाड़ी. Done? अब ये फटाफट लिख लो माइक्रोफिलामेंट, देन वी हैव टू मूव टू द थर्ड एंड देन न्यूक्लियस. सीलिया फ्लैजिला भी बाकी है अभी.
Phineas? Yes, sir. Okay, shall we move ahead? Done, sir. चलो, the third important is the intermediate filament, जो बीच में रहता है, ठीक है. So again it is made up of the specialized structures of fibrous polypeptide. Fibrous मतलब fiber की तरह, polypeptide is again protein. So it's going to be a solid structure, solid structure having the thickness as 10 nanometers. Example of this is going to be the keratin, ठीक है, which of course provides the tensile strength to the cell. Tensile strength मतलब सेल के ऊपर अगर कहीं से भी अंदर से भी प्रेशर आता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन फटेगा नहीं या फिर सेल फटेगा नहीं, because of this particular filament which is present within the cell. So it holds the cell together in spite of the pressure being exerted from inside. So tensile strength मतलब सेल कभी-कभी स्ट्रेच भी होता है, तो स्ट्रेचिंग में काम में आएगा ये वाला फिलामेंट, ठीक है. So this is also another important cytoskeleton. Keratin is the best example of the cytoskeleton. क्या इससे पहले वाला बताऊं बुशरा? अच्छा, लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड. Done, sir. Okay. Finished? चलो, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट भी लिख लो एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, so we'll try to cover it as early as possible. Done? Done, sir. Okay. तो ये तो हो गया हमारा साइटोस्केलेटन. सो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो ये तीनों मिलकर बनता है आपका साइटोस्केलेटन. देन कम्स द सिलिया, फ्लैजेला एंड सेल इंक्लूजन्स. और छोटे से सेल बॉडीज होते हैं, सो सिलिया रहेगा, फ्लैजेला रहेगा और सेल इंक्लूजन्स रहते हैं. सो व्हाट आर सिलिया एंड फ्लैजेला? वी ऑल नो व्हाट आर सिलिया एंड फ्लैजेला एंड व्हाट इज देयर यूज. Useful for locomotion. Projections and helps in movement. Very good, useful for the locomotion. Fantastic, Bushra. Very nice, Nishla. And all the students are giving answers. So they are basically thin hair-like structures. Yes, Sophia. Good. And they are formed from the microtubules itself. Okay. Now, cilia are basically thin hair-like structures. ठीक है, ये सारे microtubules से ही बनेंगे. And flagella is flagellum. Okay, cilia or cilium, flagella or flagellum. So what are cilia? So cilia are generally अगर रहता है किसी organism में, so their number is many, मतलब many cilia are present together. Whereas flagella can be 1 or 2 और इस तरीके से रहेगा, या फिर 4 इस तरीके से रहता है. So flagella का नंबर हमेशा कम रहेगा, cilia का नंबर हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है. Flagellas are going to be very small, short in structure. Cilia are going to be long. Cilia are short and the flagella is going to be longer structures. Now, cilia are found in the epithelium of respiratory tract. अगर आप देखोगे ट्रेकिया में, मैंने आपको बताया था कि सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है ट्रेकिया में, which is constantly the cilia or the hair-like structures are constantly beating in upward direction. ऊपर की तरफ बीट होते रहते हैं to remove the foreign substances, mucus like that from the respiratory tract. So that is the work done by the cilia. Whereas when it comes to the flagella, अगर हम लोग flagella की बात करें, of course it is found in the fallopian tube also, which is a part of the female reproductive system. So fallopian tube में भी रहेगा, and it helps in pushing the fertilized egg or the egg inside the uterus. Uterine cavity में push करने में काम में आएगा cilia. So that is the work done here. So there we will find cilia present, and of course even in the renal tubule. Renal tubule
रीनल ट्यूबिल में जैसे फॉर एग्जांपल यूरेटर, तो वहां पे ये आपको, या फिर नॉट एग्जैक्टली यूरेटर बट नेफ्रॉन्स में भी आपको ये मिलेगा. सो वी विल स्टडी दैट जब किडनी सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये आएगा. नाउ व्हाट आर फ्लैजेला? सो फ्लैजेलास आर बेसिकली फाउंड इन द स्पर्म. सिंगल फ्लैजेलम which shows whirling movement, circular movement, round movement, which helps in propelling the sperm ahead. तो स्पीड बढ़ाने में काम में आता है. देन इट इज ऑल्सो फाउंड इन दी प्रोटिस्ट. ये हम लोगों ने किंगडम क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि प्रोटिस्टा में आपको फ्लैजेला मिलेगा. सो देयर फ्लैजेला विल बी फाउंड. So cilia are thin hair-like structures, whereas flagella are long structures, thread-like structures. And generally, both are actually formed by the microtubules. ऐसा नहीं है. अच्छा, लेकिन cilia को ना basal granules होते हैं. cilia का थोड़ा सा formation अलग रहेगा. Okay, so that we will study. पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लो सीलिया और फ्लैजेला का. फिनिश्ड? बायो Yes, सर. sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Now, how the formation of the cilia and flagella will take place. Now, they are basically formed by the basal granule. जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि basal granules होते हैं. So specialized structures वहां से ये बनता है, which is present in the cytoplasm itself. लेकिन कहाँ पे रहता है? It is present near the plasma membrane. So margins of the plasma membrane पे आपको ये structure मिलेगा. So suppose for example, we have a cell like this. अगर ये cell रहेगा, so somewhere here you will find that the basal granules are present. Okay, and both are going to be the cytoplasmic extension only like this. तो ऐसा cytoplasm ही extend होता है and then it's going to form a structure like this. Okay, ये cytoplasm ही extend हो रहा है और उसके बीच में फिर basal granule से thread-like structures appear होना चालू हो जाएंगे, which are something like this. तो ये इस तरीके से रहेगा. ओके, सो ये बेसल ग्रैन्यूल से ये स्ट्रक्चर्स बनेगा एंड इट अपीयर्स लाइक दिस. शायद आगे डायग्राम भी रहेगा. So this is how the cilia on the flagella will be formed. So they are basically protoplasmic projections called as cilia and flagella, and they both will be covered by a sheath derived from the plasma membrane. अब जैसे मैंने डायग्राम निकाला है तो रेड कलर का ही ऐसा ही शीट बन गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना है. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड होगा, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म भी एक्सटेंड होगा, एंड देन इट्स गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिलिया और फ्लैजेला. लेकिन कहां से बन रहा है? फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. जो दोनों का काम क्या रहेगा? तो उसमें से फ्लैजेला इज फॉर लोकोमोशन एंड सिलिया इज फॉर द मूवमेंट. And ciliary movement will help in different functions and purposes. ठीक है, चलो इसको लिख लो. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स न्यू बैच के लिए आप लोगे ना? पता नहीं बुशरा, मुझे देखना पड़ेगा बेटा वो सब. न्यू बैच का क्या, एक्चुअली मुझे वो भी बात करनी है सबसे. न्यू बैच का क्या पोजीशन है? काफी सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिनका पहले वाले चैप्टर्स भी नहीं हुए. विल डिसाइड. क्यों, क्या हुआ बुशरा? एनी प्रॉब्लम?
फिनिश्ड, सर वो ये सब लिखो, ये लिखो, हो सर गया। साइड वाली डायग्राम एक बार फास्ट में एक्सप्लेन करो ना आगे। ये जो मैंने निकाला हुआ है वो ना, हाँ वही। अरे ये देखो, ये बेसल ग्रैन्यूल है, रेड कलर का जो मैंने यहाँ पे निकाला, अभी उसको ब्लैक कर रहा हूँ, ये बेसल ग्रैन्यूल्स है। अब ये बेसल ग्रैन्यूल से ही प्रोटीनियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, ऐसा 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 और ऐसा। और यहाँ पे ना ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ये विच फॉर्म्स द कवरिंग, ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है फॉर्म्स द कवरिंग। तो ऐसा है कि जब ये साइटोप्लाज्म बन रहा है तो उसी टाइम पे ऐसे सिलिया बनना चालू हो गया, लाइक दिस। कैन यू सी दिस? यस सर। हाँ, तो ये ऐसे सिलिया बनना चालू हो गया लाइक दिस। और ये कहा क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द बेसल ग्रैन्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट समवेयर इन दिस रीजन लाइक दिस। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये हो गया हमारा सीलिया और फ्लैजेला का। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम दिया ही है, देखो, इफ यू कैन सी। सर मुझे वापस स्टार्ट अटेंड करना है वो लेक्चर। अच्छा, कुछ भी नहीं समझा है इसलिए। ओके ओके, ठीक है बुशरा, नो प्रॉब्लम। सो एज यू कैन सी हियर, द बेसल ग्रैन्यूल से ये स्ट्रक्चर बनना चालू हो गया, एंड देन my extension of the plasma membrane which is forming a sheath around it. So this is how the cilia will be formed. Okay, अब समझ में आ रहा है? यस सर समझ गया। Good. Sure. Flagellum. Now the cilia and flagella will have the outer sheath which is derived from the plasma membrane. So as you can see here, outer sheet is getting formed from the plasma membrane, and the microtubules together called as the axoneme. So बहुत सारे ऐसे microtubules रहते हैं. So we are going to have central microtubule, और उसके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे microtubules है, outer microtubules, and these microtubules are known as the axoneme. This is how the actual structure of the cilia and flagella will be seen. If you remember, हम लोगों ने पहले सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ा था जो ऐसे ही था, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। तो वो अरेंजमेंट अभी क्या हुआ ना, सपोज अगर ये सिलिया है ऐसा, सो इफ आई टेक अ क्रॉस सेक्शन देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट इज प्रेजेंट विद इन द सिलिया एंड फ्लैजेला? इसको बाहर से कवरिंग तो है, दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर छोटे 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 टिब्यूल्स है जो शायद बेसल ग्रैन्यूल से बना। कैन यू सी द बेसल बॉडी बीइंग प्रेजेंट हियर? ठीक है, सो यहाँ पे बेसल ग्रैन्यूल से बना हुआ है, दैट वी कैन सी। सो दिस इज दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड हियर इनसाइड द सिलिया और फ्लैजेला इज नोन एज एक्सोनीम। तो मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी अपना खुद का एक अरेंजमेंट रहेगा, ओके, व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी हियर। So what is the arrangement of the microtubule? So cilia का अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं from the bird's eye view, then centrally placed, this is the outer sheath, ये पूरा बाहर का sheath है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनेगा, और सेंटर में exactly in the center, so we have inner fluid known as the matrix, ओके, और उसके सेंटर में यहां पे रहेगा एक्सोनिम, राइट? जोया 1-2 मिनट पहले ये समझ लो, इसके सेंटर में रहेगा एक्सोनिम। नाउ हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ द टिब्यूल? तो एग्जैक्टली सेंटर में, इफ यू रिमेंबर, सेंट्रियोल में देयर वाज ओनली वन सेंट्रल टिब्यूल, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2। सो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट. Now around these 2 microtubules we are going to have, now this will again be covered by a central sheath. उसके आजू बाजू में रहेगा ये सेंट्रल शीथ. ये तो हो गया हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंट्रियोल में 1 है, सिलिया और फ्लैजेला में 2 है. Now let us see the arrangement of the other microtubules. So they are also arranged in the form of spokes only. लेकिन सेंट्रियोल का स्पोक्स कैसा था? Yes, central sheath is basically the matrix, can be considered as a matrix, लेकिन वो क्या कर रहा है? It is covering the central tubules जो 2 है, तो उनको कवर करके एक जगह पकड़ के रखने में काम में आ रहा है. That is the central sheath.
सेंट्रियोल में जो स्पोक्स थे उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स थे? 3। लेकिन यहाँ पे इसके जो स्पोक्स होते हैं 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन पेयर। वहां पे भी 9 ही है, लेकिन वहां पे 9 स्पोक्स in the 3 microtubules. यहाँ पे 9 peripheral spokes with the 2 microtubules. Getting this? Structure समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा. So it is known as 9+2 arrangement. 9+2 मतलब क्या? 9 peripheral microtubules, pair of microtubules, और यहाँ पे बीच में 2. वैसा सेंट्रियोल का क्या रहेगा? सेंट्रियोल का 9+1. और सेंट्रियोल का ये जो 9 स्पोक्स है इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? 3. तिलिया और फ्लैजेला का जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्पोक्स है, उसमें कितने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? 2. Yes, so this is how the ultra structure will be seen. Okay, further. अच्छा ये चलो अब ये पहले आप ये लिख लो, उसके बाद फिर बाकी का लिखते हैं. कौन सा स्लाइड चाहिए था आपको? दिस वन. किसी को ये स्लाइड चाहिए था? जोया को. जोया हो गया? Yes, sir, done. चलो अभी सिलिया और फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर निकालो. इसको बाहर से नाम दो आउटर शीट. ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द इनर शीट, और दोनों के बीच में जो बनता है दिस इज नोन एज इनर फ्लूइड मैट्रिक्स. दिस वन. ओके. और उसके एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा एक्सोनिम. और एक्सोनिम में क्या रहता है? दीज आर द 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. And these 2 central microtubules are covered by the central sheath. येलो कलर का माइक्रोट्यूब्यूल और ये आ गया आपका सेंट्रल शीट. ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू हैव 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द पेयर. सो 9+2 अरेंजमेंट. मैंने ऑलरेडी डायग्राम को लेबलिंग कर दिया है मेरे हिसाब से, तो आप एक बार ऐसा ही डायग्राम निकाल लो फटाफट. Okay, Bhakti, let others also do it, complete it. आलोक रुक अभी, लास्ट स्लाइड बाद में, पहले थोड़ी जगह छोड़ो, ये डायग्राम निकाल दे पहले. Finished? हो गया? ओके. पूछरा का हो गया, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्या? हो गया सर. ये सेंट्रल स्ट्रक्चर जो होता है ना, इट इज नोन एज एक्सोनिम. एक्सोनिम मतलब सेंट्रल एक्सिस. प्रीति, मतलब 2 central microtubule along the central sheath is axonym. चलो डांसर बोल रहे सब लोग, आगे बढ़ते. अच्छा ये क्या चाहिए था तुझे? कौन था ये जिसको पिछला स्लाइड चाहिए था?
ये वाला स्लाइड चाहिए था क्या? आलोक, हो गया? ओके, डन आलोक, फिनिश्ड? फिनिश्ड? हाँ। ओके, फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ही। नाउ द आउट ऑफ द 9 पेरिफेरल टिब्यूल्स, टोटल 9 पेरिफेरल टिब्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, सम आर कंप्लीट। कुछ कंप्लीट मतलब कैसा? अप टू द टिप, ठीक है, सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी कंप्लीट, यानी बाहर के जो पेरिफेरल टिब्यूल्स हमने देखे ना डायग्राम में, तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट अप टू द टिप, but some are going to be partial which are not up to the tip. Can you see the structure? ठीक है, this is how the arrangement of the cilia will be seen. So thus the cross bridge are present between the upper one cilia and the other cilia, so it complete microtubule of one cilia. Okay, complete microtubule of one cilia will be connected to the partial microtubule of the adjacent cilia. So this is how the cross bridge will be present. Are you getting this? And this cross bridge is essential because then it provides the coordination between the cilia. तो सारे cilia में एक proper coordination बनना चालू हो जाता है. And this cross bridge is made up of a specialized protein, and that protein is known as dynein. Okay, so the protein is called as a dynein. ये concept समझ रहे हैं आपको? सर हाँ, ये जो बाहर का कनेक्शन है वो सीलिया के आउटसाइड रहते हैं क्या? yes, yes. इनर साइड। सारे सीलिया के बाहर रहेगा ये कनेक्शन क्रॉस ब्रिज, सीलिया के अंदर से तो नहीं आएगा, बाहर से ही आएगा। एक सीलिया मतलब एक सीलिया दूसरे सीलिया से कनेक्टेड होता है, करेक्ट? सो दैट इज हाउ एवरी सीलिया विल हैव देयर ओन कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट ईच अदर. सर अगर फिर उसको कुछ सर म्हणजे त्याला ते कशाला तरी धडकलं तर मग त्याला ब्रेक व्हायचे चान्सेस असतील ना? होता है ना, लेकिन वो वापस बनेगा. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये सीलिया का पॉइंट, सीलिया का क्या रहता है? सीलियरी मूवमेंट बोलते हैं हम लोग उसको, सीलियरी. हेलो, एम आई ऑडिबल? नाउ यू आर. हाँ, वो वापस कॉल आ गया था ना इसके लिए. इफ कैन यू सी माय वीडियो? कैन यू सी माय वीडियो? Yes, sir. अच्छा, दिख रहा है ना? तो सपोज अगर ये एक सीलिया है, ये दूसरा सीलिया है, सो इफ वन सीलिया इज मूविंग लाइक दिस, अनदर शुड ऑल्सो मूव लाइक दिस ना, तो दोनों का मूवमेंट सेम होना चाहिए, बराबर है? यस सर. हाँ, तो ये कोऑर्डिनेशन है ना दो सीलिया के बीच वाला, राइट? सो दैट कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. हाँ, इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर रहेगा. सो वी हैव द एवरी सीलिया विल हैव द टिब्यूल्स, 9 पेरिफेरल टिब्यूल्स जो पिछले डायग्राम में हमने देखा. लेकिन यस, वाइपर ऑफ अ कार, करेक्ट, परफेक्ट स्नेहा, लाइक अ वाइपर ऑफ द कार. लेकिन वाइपर होता है कार का, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है क्या? नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? तो वो कनेक्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस ब्रिज, एंड दैट क्रॉस ब्रिज इज मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज डायनिन. डायनिन नाम के प्रोटीन से ये बनता है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना ये? यस सर. और ये ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ना, मतलब ये स्ट्रक्चर जो, सॉरी, टिब्यूल जो बनते हैं उसमें से कोई टिब्यूल्स कंप्लीट होते हैं ऑलमोस्ट अप टू द टिप, और कोई इनकम्प्लीट होता है नॉट अप टू द टिप, पार्शियल रहता है.
So that is why this arrangement is seen within the cilia. ठीक है, लिख लिया सबने ये? नहीं सर, बाकी है। हाँ लिखो। बुशरा समझ में आ रहा है? सर मतलब एक सिलिया में एक कंप्लीट माइक्रोट्यूबुल एक ही रहेगा क्या? एक नहीं, कुछ रहेंगे, नॉट ओनली वन। डायग्राम में हमने एक निकाला है, लेकिन कुछ ऐसे रहेंगे जो कंप्लीट रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जो इनकम्प्लीट रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते यस सर। हैं। हाँ, डायग्राम में एक ही निकाला है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी ओनली वन, इट कैन बी मोर देन वन। बुशरा समझ रहा है क्या? हाँ, गुड। सर तो फिर वो जो सेकंड लास्ट चार्ट में वो क्या लिखा है फिर, कंप्लीट माइक्रोट्यूबुल ऑफ वन सिलिया? तो कनेक्शन दिखाया ना मैंने, कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ, जैसे ये वाला कहां से शुरू हो रहा है, दिस वन, कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन सिलिया इज कनेक्टेड टू द पार्शियल माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ एडजेसेंट सिलिया। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, breech is not cilia, bushra. Breech is basically a protein known as dynein. तो ये वाला सीलिया ये वाले सीलिया के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन। फिनिश? चलो आगे बढ़े। Then after the cilia and flagella we have cell inclusions. These are all non-living substances found within the cell, present in the cell, present majorly in the cytoplasm, vacuole, cell wall. These non-living substances may be organic or inorganic in nature. ठीक है, तो ये सारे cell inclusions है। Okay, so they do not have any metabolic activity. Cytoplasm, vacuole, cell wall, ये सब सारे, these are all called as the cell inclusions. Okay, they are non-membrane bound structures. स्टोरेज का काम करेंगे, ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे, लिपिड्स को स्टोर करेंगे, सो दिस आर द फंक्शंस, या फिर पिगमेंट्स, तो इनको स्टोर करने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, सेल इंक्लूजन्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज like like a non living substance present in the cells, वैक्यूल रहेगा, सो अगेन नॉन लिविंग, सेल वॉल नॉन लिविंग, तो ये सब नॉन लिविंग है। तो इनका काम क्या रहेगा, सेल वॉल में जैसे फॉर एग्जांपल हेल्प करता है, सेल वॉल अगर हेल्प करता है टू मेंटेन द साइज एंड शेप, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज। वैक्यूल विल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स, वाटर फॉर दैट मैटर। पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट विद इन द सेम। ओके, सो एक सिंपल है सेल इंक्लूजन्स, they will not have any metabolic importance, right? ये स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ऑलरेडी है, हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं। ठीक है, now the next structure is going to be the nucleus. अभी इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन also called as the nucleus. Okay, so let us understand the nucleus now. Cell inclusions ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट एक बार रीड कर लेना टेक्स्ट बुक में से, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी में से। ओके, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर न्यूक्लियस की तरफ। नाउ just like any other organelle which is present within the cell, nucleus is considered as the most important organelle, usually present in the center. Okay, placed centrally in the animal cells, towards periphery in the plant cells. Nucleus was discovered, जैसे इन्होंने
मेरा वाईफाई चल नहीं रहा है और ऊपर से कॉल आता है तो नेट बंद हो जाता है। चलो एनीवे, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। इनको मिला था वो डार्क कलर और डार्क कलर्ड बॉडी फाउंड इन द एग्जैक्टली इन द सेंटर। बाद में फिर न्यूक्लियस का हुआ एंड देन वी केम टू नो दैट न्यूक्लियस कंसिडर्ड एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस, सो वी controlling center. And it, because why it is called as center, because it contains the genetic material and genes are responsible for controlling all different activities within the cell. Okay, so that is why it is considered as the controlling unit. Now genetic material which is in the form of a structure known as the chromosome, तो chromosome के form में ये रहेगा. Okay, so the chromosomes will look like this, and chromosomes are made up of what? So the chromosomes are made of DNA, and DNA is what? A particular segment of the DNA is known as the gene. So basically genetic material is present within nucleus. ठीक है, so that is nucleus is considered as the controlling center of every cell. Embryon is the name, scientific name, biological name called as the nucleus. So the prokaryotic cells, karyotes, eukaryotic cells, eukaryotes. Pro matlab primitive. So they do not have a defined nucleus. So prokaryotic nucleus is the nuclear matter is scattered in the, so it is known as the nucleoid. तो इसको हम लोग बोलते हैं nucleoid. Where eukaryotic cells में the nucleus is going to be well defined. So proper defined रहता है and prokaryotes में it is ill defined, so we call this as nucleoid. तो इसको हम लोग nucleoid ऐसा बोलते हैं. ठीक है, so the nucleus is clearly visible in interphase of the cell division. Cell division का ये interphase जो होता है, interphase is known as the preparatory phase, जहां पे cell will start preparing itself for division. तो जब प्रिपेयर करता है तो उस टाइम पे न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होता है एंड क्रोमोसोम्स आर विजिबल, क्लियरली विजिबल इन द मेटाफेज एंड एनाफेज. ये हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ना है अपने को, लेकिन मेटाफेज और एनाफेज करके दो फेजेस आते हैं न्यूक्लियर डिवीजन. उस टाइम पे क्रोमोसोम्स विजिबल, न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल कब होता है? इंटरफेज के टाइम पे. ओके, वॉइस लैग हो रहा है मेरा? हेलो, नहीं सर, क्लियर है. पता नहीं, मुझे आदित्य और सानी का की लैग हो रहा है. आदित्य अभी आया है? हाँ चलो ठीक है. तो बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम पे, ओके, के टाइम पे इंटरफेज में आपको न्यूक्लियस क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन क्रोमोसोम कब दिखाई देंगे? सो क्रोमोसोम्स आर विजिबल एट द टाइम ऑफ मेटाफेज और एनाफेज. तो उस टाइम पे आपको क्रोमोसोम्स विल बी क्लियरली विजिबल. ओके, सो इस तरीके से रहेगा आपका न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट. लिख रहे हो ना सब लोग? हाँ, आगे बढ़े, क्योंकि अभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और ये सब पढ़ना है. लास्ट स्लाइड, कौन सा लास्ट स्लाइड? सो ये वाला किससे पढ़ा? अच्छा, दिस वन. डन. हो गया. ये पता ही लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में होगा. Number, uninucleated cell meaning presence of one nucleus, like for example in neuron, and most of the animal and plant cells will have single nucleus. Okay, so we call that uninucleated cell. Binucleated are found, जैसे for example ये वाला animal called as paramecium, तो इसमें आपको मिलेगा binucleated cell having two nuclei. So micronucleus and macronucleus. Macro is large, micro is small. तो ऐसे दो न्यूक्लियर रहेंगे found in the paramecium. Multinucleated cell. Multinucleated मतलब
having many nuclei. If you remember, muscle fiber हम लोगों ने पढ़ा था. So striated muscle fiber contains more than one nuclei, multinucleated cell. So we call this as syncytial. Okay, structure. So multinucleated. So either the cell will have one nucleus, uninucleated, or the cell can be binucleated, or the cell can be multinucleated. So polynucleate animal cells is always called syncytial. Yes, syncytic hyphae in fungi. Good, Gaurav. And animals, if multiple polynucleate structure is present, then we call that as syncytial. And polynucleate plant cell will be known as sinusoid. ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान को इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं या फिर आपका कंफ्यूजन होता है. सिंसाइटियल व्हेन इट कम्स टू एनिमल सेल, सिनोसाइटिक कम्स टू प्लांट सेल. ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको जब हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे. सर मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल की स्लाइड दिखाएं. पॉली मतलब अच्छा मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल की स्लाइड ये वाला. यस सर. ओके, ये याद रखो. पॉलीन्यूक्लिएटेड एनिमल सेल इज यस मसल सेल्स इन ह्यूमंस एन एग्जांपल. करेक्ट. तो दैट इज सिंसाइटियल. एंड पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स इन द प्लांट सेल विल बी कॉल्ड एज सिनोसाइट. इसके लिए हम सिनोसाइटिक हाइफी ऐसे बोला था ना, फंगा है. तो वो स्लाइड एक बार फिर से दिखाना. कौन सा रे? मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स. मल्टीन्यूक्लिएट वाला, ये वाला. यस सर. डन सर. Bushra is asking, sir, होता क्या है केराटिन? कैन यू से प्लीज? केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन बेटा, जिससे हेयर बनता है. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन which forms the hairs. Keratin is found in the cell also. Keratin material उसको बोलते हैं. तो ये हेयर ट्रीटमेंट में क्या यूज किया जाता है? क्योंकि हेयर्स बनते प्रोटीन से, तो लॉस हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ हेयर हो रहा है, तो केराटिन कम है, इसकी वजह से हो सकता है ऐसा वो, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है. okay? चलो, so that is the number of polynucleate, multinucleate is same Vaishnavi, meaning many, multi also meaning many. केराटिन लैब में बनता है. केराटिन सर यू आर नॉट ऑडिबल. कौन क्या बोल रहा था? शैम्पू. हाँ, शैम्पू वगैरह जैसे केराटिन के उसमें रहता है. एक्चुअली वो कैसा है ना,
सी केराटिन इज बेसिकली अ प्रोटीन, तो वो ऐसा फूड में नहीं होता है किसी। सोहम, कैन यू हियर मी? Yes, कैन यू? sir. हेलो? Yes, Yes, sir. now you're audible. केराटिन, केराटिन इज बेसिकली नॉट लाइक अ फूड, यानी फूड में आपको नहीं मिलेगा। इट्स अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल, जो सेल बनाता है। ओके, तो आप जो नॉर्मल प्रोटीन खाते हो उसमें से ही केराटिन बनेगा, राइट? एंड केराटिन इज लाइक अ डेड टिश्यू, जैसे स्किन के ऊपर भी आता है ना केराटिनाइज्ड लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको स्कैल्प में होता है, जिसको हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ केराटिन। ठीक है, Yes, तो वो बेसिकली प्रोटीन है जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। चलो न्यूक्लियस का पोजीशन देख लेते हैं। एज आई सेड, जनरली फाउंड इन द सेंटर, राइट? लेकिन प्लांट सेल्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन द पेरीफेरी। ये फैट सेल है, तो फैट सेल में भी आपको पेरीफेरी में मिलेगा। एडिपोज सेल्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो पेरीफेरी मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, मार्जिनल रहेगा। बेसल रहेगा इन द कॉलमनार सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स। सो कॉलमनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर सेल्स भी कॉलमनार सेल्स से ही बनते हैं, तो वहां पे बेसल रहेगा पोजीशन। देन एम्ब्रियोनिक सेल्स में इफ यू सी, इट इज चेंजिंग पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सेल मेटाबॉलिज्म। तो सेल मेटाबॉलिज्म मतलब सेल किस तरीके से काम कर रहा है उसके हिसाब से उसका पोजीशन चेंज होते रहेगा एम्ब्रियोनिक सेल्स में, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, सो दे स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। तो जैसा डिफरेंशिएट होंगे वैसा न्यूक्लियस का पोजीशन बदलते जाएगा। प्लांट सेल्स में भी इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, अवे फ्रॉम द सेंटर, थोड़ा मार्जिन पे रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सी द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। जनरली इट इज फाउंड इन द सेंटर। ठीक है, आगे बढ़े। सब पेरिफेरल सिर्फ प्लांट्स में रहता है ना, और ये एडिपोज देखो ना, यहाँ पे एडिपोज सेल्स में भी है ना बेटा। हाँ, एडिपोज एंड प्लांट सेल्स ना। यस, एडिपोज टिश्यू एंड प्लांट सेल्स। ओके, यस सर। yes, adipose cells are the fat cells only, beta. Gaurav, correct. So that is the position. Now shape of course depends कि किस तरीके से कौन सा सेल है और क्या काम कर रहा है. So related to the shape of the cell, जैसे for example generally nucleus is spherical, गोली होता है. Okay, like this. क्या हुआ वैष्णवी को लास्ट स्लाइड चाहिए? ये लो वैष्णवी लास्ट स्लाइड. ओके, यूजुअली शेप इज गोइंग टू बी स्फेरिकल, गोल ही रहेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको. दिस इज लाइक यू नो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, राइट? तो उसमें ये जनरली स्फेरिकल रहेगा क्यूबॉइडल सेल्स में. ओवल और इलोंगेटेड न्यूक्लियस, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कॉलमनार सेल्स, ओवल शेप या फिर इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा हो जाता है या फिर ओवॉइड रहता है, फाउंड ऑन द बेसल रीजन, बेस पे रहेगा, नॉट इन द सेंटर बट इन द बेस. सो इट इज इधर ओवॉइड और इलोंगेटेड न्यूक्लियस. या फिर इट इज डिस्क शेप. तो डिस्क शेप कहां पे रहेगा? इफ यू रिमेंबर टिश्यूज भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिस्क शेप्ड इन केस ऑफ Squamous epithelial cells. वेरी गुड, फैंटास्टिक, स्क्वैमस सेल्स, परफेक्ट. ऋतुजा को लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड बहुत चलता है यार तुम लोगों का. ये लो लास्ट स्लाइड ऋतुजा. हो गया ऋतुजा? Yes, sir. ओके, चलो. डिस्क शेप्ड इन केस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, फ्लैट रहता है ना. लोब्ड, बायलोब या फिर मल्टी लोब. तो ये कहां पे रहेगा? मतलब न्यूक्लियस है लेकिन उसको लोब्स है, तो डब्ल्यूबीसीज में आपको मिलेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स में आपको मिलेगा. तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इओसिनोफिल है तो उसको 2 लोब्स है, न्यूट्रोफिल है उसको 2 से ज्यादा 3 लोब्स है, तो इस तरीके से रहेगा, है ना. एंड सी शेप न्यूक्लियस, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा आपको वोर्टिसेला नाम का एक ऑर्गेनिज्म है. तो ये सेल के अंदर आपको वोर्टिसेला के जो सेल्स होते हैं यूनिसेल्युलर है, तो उसमें आपको सी शेप न्यूक्लियस मिलेगा. सो शेप भी न्यूक्लियस का अलग अलग रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल. जैसा सेल रहेगा वैसा न्यूक्लियस का शेप रहेगा. ठीक है. सो डब्ल्यूबीसीज में भी ना बेसोफिल है, बेसोफिल भी होता है, तो बेसोफिल में भी इट इज मल्टी लोब.
न्यूट्रोफिल में भी इट इज मल्टी लोब्ड, इओसिनोफिल में इट इज बाइलोब्ड. सर वर्टिसिला क्या है? ये बेसिकली सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स है वर्टिसेला. यस सर. ओके, हाँ, उनको छोटा सा स्टॉक रहता है. दे आर नॉट द सिलोमेट, आई गेस सिलोमेट नहीं है वो. और स्टॉक क्या रहता है ना, ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर रहता है उनको, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लाइक अ स्टॉक, इट पुल्स द सेल बिलो. यस सर. बेल शेप्ड सीलिएट्स बोलते हैं हम लोग उसको. डन, फिनिश्ड. आगे बढ़े ना. साइज, अभी साइज भी डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन डज इट हैव, कैसा फंक्शन होता है. सर वी हैव फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर आपको रहेगा. ओके, size again depends on the amount of DNA being present, amount of proteins which are present within the nucleus, then the metabolic phase of the cell, यानी किस तरीके से कौन सा टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है उसके ऊपर से साइज रहता है, and of course the volume of the cell. So these are all the various you can say criteria for the size of the nucleus. डीएनए ज्यादा रहेगा तो साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, प्रोटीन्स रहेंगे तो साइज थोड़ा बड़ा रहेगा. मेटाबॉलिक फेज किस तरीके से, कितना सेल एक्टिव है मेटाबॉलिकली, on that basis also the size of the nucleus will be dependent, and of course the volume of the cell, how much is the volume of the cell. So on that basis we have the size of the nucleus. ठीक है, fine. Now the most important structure here is the nuclear envelope covering, nuclear covering. So that's known as the nuclear membrane, or also known as the nuclear membrane. Okay, it is also called as a nuclear membrane. अच्छा, nuclear membrane की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो again it is made up of two layers. Okay, nuclear membrane के भी दो linings आएंगे, outer envelope and inner envelope. ठीक है, and within the nucleus we are going to have the nucleolus. And the cytoplasmic structure of the nucleus is known as nucleoplasm. Jelly-like substance which is present inside the nuclear envelope is known as the nucleoplasm. So इसके लिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म. So cytoplasm plus nucleoplasm together is known as protoplasm. मतलब पूरा सेल बनता है. लेकिन इसमें से हम लोगों को पढ़ना क्या है, अच्छा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द क्रोमैटिन फाइबर्स, एंड क्रोमैटिन फाइबर्स और क्रोमैटिन नेटवर्क इज गोइंग टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स, जिससे बनता है क्रोमोसोम्स. लेकिन हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है न्यूक्लियर एनवेलप. हाँ, ये अपने लाइन डायग्राम ड्रॉ करके रखा तो भी चलेगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. हो गया. न्यूक्लियर एनवेलप को न्यूक्लियर पोर्स भी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट परमिएबल. सो न्यूक्लियर पोर अलाउज सब्सटेंसेस टू एंटर इन एंड एग्जिट आउट. Yes, nuclear envelope is also known as the karyotheca. चालू करें न्यूक्लियर एनवेलप की, रुकना है, शाम को देखेंगे. हेलो, यस सर. अभी करना है कंटिन्यू कि शाम को करें? सर शाम को. शाम सर को. शाम को. सब लोग आएंगे ना इवनिंग के, इसमें लेक्चर में बहुत कम लोग होते हैं फिर. बस हो Yes, गया. sir. थक गए सब लोग, बूढ़े लोग. चलो इवनिंग के लेक्चर में लेते हैं बाकी का बचा हुआ पार्ट. ओके, वी विल स्टॉप नाउ. 4 to 6 मेरा लेक्चर है इवनिंग में, याद रखना, सब लोग आ जाओ. Yes, हाँ, sir. चलो श्रावणी नाचने लगी ये. चलो बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी Bye, sir. थैंक यू. Good बाय day. बाय. यस, बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. यस, बाय बाय बाय. सर इवनिंग का टॉपिक दूसरा है ना?
नहीं, मैं चेंज करने के लिए बोलता हूँ, अभी ये कंटिन्यू करना पड़ेगा ना बेटा, टाइम मिला तो चालू करेंगे, अदरवाइज वी विल कंप्लीट दिस। ओके, Yes, sir. हाँ हाँ, Bye, sir. बाय 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 Bye, sir. Thank you. बाय बाय।